बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सुबह के 10:05 हुए हैं। मौसम कदरे बेहतर है, लेकिन जैसे जैसे दिन का जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है, आगाज़ में मौसम कदरे बेहतर और फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा। गुज़श्ता रात अगर देखें तो शदीद वाली गर्मी थी और फिर बहुत सारी जो है वो लोग परेशान भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी ये 8-10 दिन में ये वाज़ेह तब्दीली देखने में आ रही है और अगले 8-10 दिन में आपको ज़्यादा वाली तब्दीली देखने में नजर आएगी। शदीद वाली गर्मी जो है उसकी प्रेडिक्शन की जा रही है। मुल्क भर में हीट वेव का खतरा है और इस दफ़ा प्रेडिक्शन की जा रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने इस पर अलर्ट जारी कर दिया है। शहर का पारा 40 डिग्री दर्जा हरारत, 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा है। दिन 11 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से गैर ज़रूरी ना निकले। अब ये तो मुमकिन नहीं है भाई। स्कूल का टाइम सुबह का है, पेरेंट्स ने स्कूल से वापसी बच्चों को लेने जाना है, दफातर जाना है, फिर बहुत सारे आपके बाज़ारों के काम होते हैं, मार्केटों में जिन्होंने जाना है, तो कोशिश यही होती है कि शाम में 4 बजे के बाद जो है वो निपटा लें। बट स्टिल घर से तो निकलना ही निकलना है, काम तो करने ही करने हैं। अब गर्मी भी ज़्यादा है, अब ऐसे में आपने क्या करना है जी? एहतियात। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, पानी से बड़ी कोई नेमत नहीं है। अब बहुत अल्टरनेट सोल्यूशन हम ढूंढते हैं, मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। बट पानी का इस्तेमाल अगर आप बहुत ज़्यादा रखेंगे, पानी की इंटेक ज़्यादा रहेगी तो डिहाइड्रेशन वाले मसाइल से आप बच सकेंगे। थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है स्कूल्स में यूनिफॉर्म के हवाले से। 1 मई से 15 सितंबर तक तलबा को घर के कपड़े की परमिशन है। समटाइम ये होता है वो यूनिफॉर्म वाला स्टफ जो होता है वो खासा मोटा भी होता है। अच्छा, तो इसके साथ साथ टीचर्स के लिए भी खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि शलवार कमीज और दुपट्टा, और मेल टीचर्स के लिए भी ड्रेस कोड जारी किया गया है। गर्मियों के हवाले से ये खुसूसी जो है वो रिलैक्सेशन दी जा रही है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और कुछ स्कूल्स का जो यूनिफॉर्म है उसका स्टफ खासा मोटा होता है, तो इस पर जो है स्कूल्स की जानिब से ये रिलैक्सेशन दी जा रही है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम भी कहेंगे, इनकी हिम्मत को दाद भी देंगे क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में इन लोगों ने आउटडोर पूरा दिन कम से कम 7 बजे तक तो ये आउटडोर अपनी ड्यूटी पे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड लक मैं कह रही थी, और मैं वाकई आप लोगों की हिम्मत को दाद देती हूँ। और मेरी तो भी है भी आउटडोर ड्यूटी बार, मुझे आपने याद करा दिया। मैंने तो भी ब्रिज पे जाके खड़े होने लाहौर ब्रिज के। और आप यकीन माने, आप लोग जब एज लाइव वगैरह वहां पे खड़े होके या लाइव जो बीपर्स वगैरह दे रहे होते हैं इतनी शदीद गर्मी में, इस लाहौर ब्रिज पे क्या है आज बाय द वे? अब बंद है ना इस वक्त। अच्छा। और आपको देखा 3-1 महीने से बंद पड़ा है। जो नया ब्रिज का इफ्तिताह हुआ था उसके नीचे आग लगी, आग लगने में से अब ब्रिज वीक हो गया है। अच्छा। अब उसका फैसला वो नहीं कर पा रहे कि हमने क्या करना है, इसको रिस्टोर करना है, इसको चलाना है, नहीं चलाना, सिर्फ बाइक्स गुजरने की इजाजत है। अब वहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक का रश होता है, कलमा चौक से आने वाली ट्रैफिक, कसूर जाने वाली ट्रैफिक जो है वो दोबारा बॉटल नेक की शिकार हो गई है। और ब्रिज अभी आपको याद होगा निगरान सेटअप में मौसम साहब ने ही उसका इफ्तिताह किया था। तो अब उसके क्रैक्स आ चुके हैं, उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हो चुके हैं, उसकी सारी वायरिंग जल चुकी है, उस पर ना स्टडी की जा रही है ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जा रहा है। अच्छा, यूजुअली मुझे बताएं, इस तरह का अगर आपने प्लान हो कि आपने बाहर जाना है, आउटडोर आपकी एक्टिविटी आज की है, 12 बजे के लिए आपने वहां से लाइव करना है, तो मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम आपको धूप में रहना पड़ता है? तैयारी कैसे होती है? हमें जो है ना तकरीबन, क्योंकि देखने वालों को तो बड़ा सुकून से नजर आ रहा था रिपोर्टर खड़ा होकर। नहीं, हमें 2 से 3 मिनट का बीपर लाइव देने के लिए ना कम से कम आधा घंटा हमें ऑन स्पॉट होना पड़ता है। हमने जाके वहाँ पे चीजें अलाइन करानी होती हैं। पहले DSG वैन आती है, वो लाइनअप होती है, टेस्टिंग होती है, कैमरा लगता है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर और अचानक जब वहाँ पे कोई इमरजेंसी आपकी कोई लाइव आ जाए, न्यूज ब्रेकिंग कोई आ जाए आपके अलावा, और ये होता ही है, और ये होता ही है 12 बजे लाजमी तौर पे होता है कि रिपोर्टर आपके स्टैंड बाय खड़े हैं और आपको कह दिया जी आप अभी वेट करें, ब्रेकिंग आ गई है या मिनिस्टर साहब लाइव आ गई है, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें चल ही रही होती है, या उस टाइम पर न्यूज प्रोडक्शन का अपना डिसीजन होता है कि ये ज्यादा खबर जरूरी है, पहले इसको हमने तकरीबन हर 2 घंटे बाद जो है वो कोई ना कोई एज लाइव या लाइव देना होता है। दुरान आप जो बात कर रहे हैं कि हमने आधा घंटा पहले जो है उस स्पॉट पे मौजूद होना होता है, ये सिर्फ उस सूरत हाल में होता है जब हमने ऑलरेडी कोई स्टोरी प्लान किया और हमें ये बात भी बिल्कुल ठीक, उससे रिलेटेड हमने एज लाइव या लाइव जो है वो करना होता है। लेकिन अगर कोई इवेंट चल रहा है तो फिर हमें तकरीबन 1 घंटा जो है वहाँ पर
पहले से मौजूद होना होता है, होता चाहे है ना कि आपको कंस्ट्रक्शन हो लाइव रही में है थोड़े से मार्जिन जी, के लिए ना बिल्कुल। पहले फुटेज रिकॉर्ड करा के अपने न्यूज वालों को भेजनी होती है और ये आपकी फिर ऑब्वियसली responsibility इर्द गिर्द से जो है वो डिटेल लेना होती है, फिर उसके टिकट्स बनाने होते हैं, ये सारी चीजें हमें ऑन स्पॉट खड़े होके करना होता है, चाहे बारिश हो रही है, चाहे गर्मी है, और चाहे प्रोटेस्ट तूफान है, वालों के वहाँ साथ तो पर हमें खड़े लग रहा था होना। हम खुद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सही जितना कह रहे प्रोलॉन्ग होता जा रहा होता है वो हम पे भी भारी होता जा रहा है। फिर उसके बाद हमने सिर्फ लाहौर की आवाम को नहीं बल्कि पाकिस्तान भर की आवाम को 24 के थ्रू जो है वो हमने बताना होता ऐसी है। है, दो ऐसी है, तीन मल्टीपल पीपल। बाकी जो हमारे चैनल्स हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ स्टोरी हो तो उस हवाले से भी हमने जो है सोशल मीडिया के हवाले से हमने स्टोरी जो है निकालनी वो तकरीबन 8-10 मिनट जो है वो करनी होती है, तो ये सारी चीजें जो है या वो फिर पैदल पानी चलती शानी गाड़ी में है। रखते हैं कल अपने जो है आप यकीन जाने, कल मुझे वाकई एहसास हुआ, पहले तो हम यही कहते थे कि जी गर्मी है, गर्मी आ गई है, और कल वाकई ऐसा फील हो रहा था कि अप्रैल में ही जून जो है वो स्टार्ट हो चुका वाकई है। ऐसे कल जिस दो कदर दिन से शदीद बहुत गर्मी शदीद थी, गर्मी। और मैंने 3 इवेंट जो हैं वो कल आप यकीन जाने मैंने कल किए हैं आउटडोर के, इंडोर के नहीं, आउटडोर के 3 इवेंट किए। उसके बाद फिर मैं 3:30-4 बजे मेरी तबीयत खराब हुई, आधे सर की पेन शुरू हो गई और शदीद तकलीफ पानी जो की है वो कमी कल रही। बिल्कुल खास ऐसे तौर पे ख्याल करना चाहिए हमें। ये बहुत जरूरी है आपको गाड़ी में इनफ। अच्छा इस तरह के मौसम में ना आपकी गाड़ी का एसी भी जवाब दे जाता है मुसलसल, अगर आपने बाहर 2-3 घंटे गाड़ी खड़ी रखनी है, काम करें, तो वो फिर गाड़ी का एसी भी आपका जवाब दे गया होता है, आपकी हिम्मत। लेकिन हमारी फील्ड में ना हमें तो डिस्करेज किया जाना चाहिए, हमें हमारे फील्ड रिपोर्टर्स को हमें एसी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंट बाहर निकलना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। हमने कहीं पे गाड़ी खड़ी करनी है, फौरन बाहर निकलना, फिर ये दोबारा एक बड़ी गाड़ी में मजबूरी है हमारे लिए कि अगर हम एसी यूज करेंगे तो बार बार इन आउट करना जो है उससे तबीयत ज्यादा बिगड़ती है। और रिपोर्टिंग में हम मेजर्स नहीं ले सकते। अब आप सोचें कि हमने कपड़ा सर पे बांधा हो, कंधों पे कपड़ा नहीं जी, वो तौलिया तो रखा हो, आप कैप टीवी पहनी में हो, देख या के कहते हैं, कैप, भाई ये क्या किया, हटाओ 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 इसको। नहीं कर सकते। वो आपको प्रोड्यूसर्स स्क्रीन पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं ना कि करना। ग्लासेस क्यों लगाए हुए हैं आपने, कैप क्यों पहनी हुई है, कपड़े के अंदर हम तो नहीं कर सकते। और गर्मी आप यकीन जाने ऐसी है ना, नॉर्मली जिनके घर ठंडे हैं ना वो हमेशा पंखे से उनका गुजारा हो जाता था, लेकिन अब ये 2-3 रोज से आप यकीन जाने कि अगर आप अपने घर में मौजूद है, अपने कमरों में मौजूद है, वहां पर अगर आप पंखा आपने चलाया हुआ है तो आपको उस पंखे में भी पसीने आ रहे हैं। सही। गर्मी चलें, इस अब कदर इसके शदीद साथ तो हो भी गई। हमें बहुत लंबा सीजन गुजारना है, तो डिस्कशन होती रहेगी। आप लोगों की हिम्मत को सलाम, जरूर अपना ख्याल भी रखें। पानी का इस्तेमाल सभी लोग जो कि जिनकी आउटडोर एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे हमारे मजदूर भाई हैं जिन्होंने पूरा दिन आउटडोर ही काम करना होता है, और बड़ी हिम्मत है भाई, सूरज सर पे होता है और वो काम कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। खबरों की तफसीलात हम ब्रेक के बाद शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। तो महफूज बसंत मनाने की तजवीज़ है और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजेगा, इसके लिए हिकमत अमली तैयार है। 2 चीज़ें हैं, अभी भी स्टिल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं डोर फिरने के, और हम वक्तन फ़वक्तन ये आपके साथ शेयर करते रहते हैं। महफूज बसंत को यकीनी कैसे बनाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क है। इमरान यूनुस। देखिए, मैं पहले तो इस खेल के हवाले से मैं बात करूं कि ये कई दहाइयों से होता रहा है। अगर हम लाहौर के हवाले से बात करें तो कई फेस्टिवल बन गया था ना, खेल से तो बहुत आगे बात। और आप यकीन जाने ये फेस्टिवल ऐसा था कि जिसमें मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि कई ऐसी फैमिलीज जो सालों साल एक दूसरे को नहीं बुलाती थी, हमने उनको इकट्ठा करके ऐसे ही मौक़ों पे, चाहे वो फ्रेंड्स की फैमिलीज हैं या जैसे भी जानने वालों की, उनकी सुलह जो है वो ऐसे करवाई है। ये वैसे बात कर रहा हूँ। और स्पेशली बात करें कि बहुत ज़्यादा फॉरनर जो है वो लाहौर में आता और फैसल तक के गाने बनना शुरू हो गए, खाबे शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे। वो और आप यकीन जाने कई लोगों का, लाखों लोगों का रोजगार जो है वो इससे वाबस्ता था। वटएवर वो ये डोर मेकिंग हो या गुड्डी मेकिंग हो, इसके अलावा खाने पीने की बिल्कुल स्पेशली इसके लिए ये सारी चीजें होती। सो हर इंडस्ट्री जो है वो इससे मुंसलिक थी। अच्छा, उस दौर में आपको भी याद होगा कि जब आप मतलब टीनेजर थी दुर-ए-नयाब में, तब हमें ऐसी चीजें सुनने को नहीं मिलती थी कि डोर फिरी और गर्दन जो है वो कट गई। आपको याद होगा, हम छोटे थे, हमारे कजनों ने प्रॉपर वो डोर के वो रखे होते थे, चरखियां वगैरह, और वो बड़ा जबरदस्त। चूंकि मैं इस खेल से और इस फेस्टिवल से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, और मैं पहले भी कई बार मैंने प्रोग्राम में बयान किया कि इस चीज़ को छोड़े हुए मुझे तकरीबन कोई 2.5-3 साल हुए हैं कि मैंने इसको छोड़ा। अदरवाइज बचपन से मैं हम इसके मुकाबले जो है उनमें पार्टिसिपेट करते थे। उनमें मुझे पता है कि ये खूनी खेल कैसे बना। मैंने पहले भी कहा कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 2 ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं 2 भाइयों की जो कि मोटा धागा बनाती हैं। ये खूनी खेल कैसे बना?
पहले डोर ऐसी हमेशा होती थी, पहले लोगों की गर्दनें क्यों नहीं कट रही थी, वो इस वजह से कि पहले जब डोर गले पे लगती थी तो वो फिरती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसमें शीशा नहीं होता था, और दूसरा वो डोर जो है वो बॉडी के साथ लग के वो टूट जाती थी। उसके बाद एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई, केमिकल, वो प्लास्टिक, वो उसको आप जितना मर्जी खींचे वो नहीं टूटेगा। इनफैक्ट आप उसको ऐसे खींच रहे हैं आपकी उंगलियां कट जाएंगी, वो टूटेगी नहीं। वो आई, वो फिरना शुरू हुई और उससे लोगों की आवाज जो है वो आना शुरू हुई। फिर एक मोटी डोर जो है वो आ गई कि जिसको आप अगर बाइक के साथ बांध के ऐसे खींचेंगे तो आपकी बाइक गिर जाएगी, वो नहीं टूटेगी। ऐसा धागा जो है वो बनना शुरू हो गया और वो फिर एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, वो पूरी दुनिया में जाना शुरू हो गया पाकिस्तान से बन के। उस चीज को खत्म करने की बजाय हमने उनको एक्सपोर्ट का लाइसेंस दे दिया कि जी ठीक है आप एक्सपोर्ट करें। भाई आप जब अलाउ कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट करें तो कैसे ये मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान में वो चीज ना बेचते हो? पहले तो इन चीजों को बंद करने की जरूरत है। अब जो हुकूमती कमेटी बनी है और जो ये एसोसिएशन है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की, क्योंकि इनकी मीटिंग्स में मैं भी जा रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत हो रही है, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने कहा है कि आप जी 8 नंबर डोर जो है वो रखें, जो कि बिल्कुल ऐसे आप करेंगे तो थोड़ा सा जोर लगाने से वो टूट जाती है, ये अलाउ कर दें। इसके अलावा शीशा जो है उसको बैन कर दें। जो बंदा शीशा बना रहा होगा उसको आप करार वाकई सजा दें, आप उसको लाखों रुपया फाइन करें, 6 माह की कैद दे जगह में मुख्तस कर दी जाएगी जहां पर? जी बिल्कुल हो। ये अभी जो कमेटी बनाई गई है वो यही पहले तो वो इस चीज को देख रहे हैं कि ये तमाम लोग जो हैं जो इस कारोबार से मुंसलिक है, वट एवर, वो गुड्डी डोर बनाने वाले हैं। पतंग जो है उसका एक साइज होगा, वो 5.5 गिट्टी, वो 8.5 गिट्टी ये होता है, ये आपको नहीं पता चलेगा लेकिन ये हमें पता है कि 5.5 गिट्टी जो है उससे बड़ी पतंग जो है वो नहीं होगी, क्योंकि जो हल्की डोर बनाई जाएगी उससे सिर्फ यही चीज उड़ेगी। अब ये जो कमेटी बनी है ये इस चीज को देख रही है कि जो लोग भी गुड्डी डोर बनाएंगे वो पहले रजिस्टर्ड होंगे जिला इंतजामिया के पास, उनके पास वो लाइसेंस होगा और फिर वो जिम्मेदार होंगे कि वो शीशा तो नहीं यूज कर रहे, वो मोटी डोर पहले एसओपीज बनाए जाएंगे, उन्हीं को लाइसेंस इशू किया जाएगा। तो अगर इस चीज पर अमल दरामद हो जाता है तो फिर इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको कोई रावी का किनारा नहीं चाहिए, छांगा मांगा का किनारा नहीं चाहिए, या गिरदोनवा के एरियाज नहीं चाहिए। आप शहर के बीचों बीच भी करवाएंगे तो वो जानलेवा साबित नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे तो ये फेस्टिवल जो है पुराने रंगों से आ सकता है। दूसरे शहरों में भी तो होता है, ये कसूर में होती है, बसंत हर जगह होती है और पिंडी में होती है, गुजरावाला में भी हुई, ठीक है। लेकिन मैं ये पढ़ रहा था कि जिला इंतजामिया एसओपीज पे अमल दरामद करेगी। अब ये एक मजाका खेज बात करवा ही ना ले। अब ये एक ऐसी रिस्क है जिसमें जानलेवा आप खेल एक इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें जिला इंतजामिया सुपरविजनिंग करेगी, जिनसे अपने शहर के बाकी क्रॉनिक मसाइल डील होते हैं। ना उनसे तजावजात कंट्रोल होती है, ना उनसे प्राइस कंट्रोल होता है। कुछ जिम्मेदारी उनको दी है जिस पे रिलाई नहीं कर सकते। देखिए ये नहीं हो सकता, जिला इंतजामिया किसी सूरत नहीं कर सकती। अगर जिला इंतजामिया पहले एक्टिव होती तो आज हम इतने सालों से बसंत पे पाबंदी बर्दाश्त ना करते। मेरा यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतने सालों बाद आपको ख्याल आ गया, लोगों के कारोबार खत्म हो गए, लोग मर खप गए, लाखों लोग इस इंडस्ट्री से लोगों को दोबारा से अगर आप कर भी लेते हैं तो क्या गारंटी है कि एक इवेंट के बाद आप जो है ना फिर पाबंदी लगा के उनको कई सालों तक रड़ा देंगे। और जहाँ पे गुड्डी डोर बना करती थी वो एक सनत थी, वो गरीब घर थे अंदरून शहर के, जहाँ पे एक घर के बच्चे, औरतें, बूढ़े सब मिल के डोर बनाने का काम किया हुआ था, पतंगे बनाते थे, डोर बनाते थे, कोई तीखा काटता था, कोई कुछ करता था, काम करते थे। अब जब उनकी सनतें खत्म हो गई, वो लोग फाकों में मजबूर हो गए, वो लोगों ने ऑल्टरनेट काम करना शुरू कर दिया, अपने आप को शिफ्ट कर दिया। अब आपको दोबारा ख्याल आ गया, ठीक है, अब तो वो जगह भी नहीं रही जहाँ पे ये काम हुआ करता था। इमरान को अच्छी तरह याद होगा कि ओल्ड हेले कॉलेज के साथ, यूसुफ फलूदा के साथ आपको याद होगा कि डोरें लग रही होती थी, वो रसाला बाजार के बाहर प्रॉपर एक जगह थी, मतलब के अंदरून जाने की जरूरत नहीं थी। आप वहां से गुजरते थे तो दर्जनों डोरे जो है, छोटे थे जब स्कूल जाते थे, शाही किला की बैक साइड पे ये बन दर्जनों, मतलब कि ये चीजें नजर आती थी। अब तो आपके पास जगह रही है ना, आपके पास वो गरीब लोग रहे हैं बेचारे जिनकी दाल रोटी इस पे चलती थी। और आपको याद होगा कि सिटी 42 ने हमेशा हर सतह पे उनकी आवाज उठाई। हम महफूज सनत पे, महफूज बसंत के तौर पर हम इनको कहते थे कि इनको करने दें, बिल्कुल ऐसे ही करने दें। और इतने क्रॉनिक इश्यूज पे भी लोगों ने मुखालफत की, यही हुकूमतें मुखालफत करती थी। आज इनको पता नहीं कैसे ख्याल आ गया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हम जब उस वक्त ये आवाजें उठाते थे तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी होती थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी होती थी, यही लोग तजावीज़ में होते थे, यही ब्यूरोक्रेट्स होते थे, यही उस वक्त जूनियर लेवल्स पे होते होंगे। आज इनका दिल किया है तो इन्होंने सबको अलाउ करने की कोशिश कर ली है। ठीक बात है, फेस्टिवल होना चाहिए, लेकिन मैं फिर यही बात करूंगा कि पंजाब पुलिस से पुलिसिंग नहीं हो रही और जिला इंतजामिया से एसओपी पे और आपने जिम्मेदारी इनको दी, और आपने दोनों को जिम्मेदारी ये नहीं हो सकता। फिर आप अंदाजा कर ले, महफूज बसंत अगर आप यकीनी बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है जी।
लेकिन इसके लिए आपको बहुत जिम्मेदार लोगों का इंतखाब करना होगा। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन जो है ना वो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी इसकी जिम्मेदारी ले रही है, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये खतरनाक धागा या ये शीशा लगी डोर जो है वो कौन बनाता है और कहाँ बनाते हैं, वो भी इस चीज की जिम्मेदारी जो है वो अपना रहे हैं। चूंकि जो इनके कर्ता धर्ता हैं इस एसोसिएशन के, जो प्रेसिडेंट हैं या बाकी अहम लोग हैं, वो मेरे हमसाए हैं, हमारी गली में ही रहते हैं, तो डेली मेरी उनसे इस चीज़ के हवाले से डिस्कशन होती है और वो जिम्मेदारी लेते हैं कि जी हम हुकूमत को खुद बताएंगे कि कहाँ ये खतरनाक धागा बन रहा है। अब ये हुकूमत की या इदारों की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ जाकर कोई कार्रवाई करते हैं। इमरान, इनके एसओपी पता है किस तरह के आने, अभी तो आने हैं ना, लेकिन मैं आपको एप्रीहेंशन के तौर पर बता देता हूँ। मोटरसाइकिल उन दिनों बंद कर दें, ठीक है, अंदरून शहर की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वो क्लोज कर दें, ठीक है जी। और अजीबोगरीब बातें, लोगों को घरों तक महदूद करने वाली बसंत हो जाए तो फिर ये ऐसी बसंत नहीं। खैर चले आज की अगली खबर की तरफ। रिसाइकलिंग सिस्टम के लिए मोहलत खत्म हो गई है, 322 सर्विस स्टेशन को बंद कर दिया गया। दुर्रे नायाब, ये बहुत अच्छा सिस्टम है और ऑलरेडी लाहौर शहर के अंदर चल रहा है। तो बहुत सारे सर्विस स्टेशन हैं जो रिसाइकलिंग करते हैं पानी के साथ, उसी पानी को रीयूज करके, उन्होंने वाटर टैंक नीचे सर्विस स्टेशन के बनाए होते हैं, उसी पानी को रीयूज करके वो वहाँ पे गाड़ियाँ धोते हैं। बहुत महंगा सिस्टम, नहीं बहुत महंगा तो नहीं है ये, मुझे याद है कि 2-3-4 साल पहले पुरानी बात है, ये 5-6 लाख महज उसमें लग जाता था। अब मैक्सिमम चले 7-8 लाख में लग चुका होगा, 10 लाख में लग जाएगा। लेकिन क्या ये उनके कारोबार से ज्यादा जरूरी है पैसे बचाना? अब ये इसके बगैर नहीं हो सकता। इस पे हाई कोर्ट ने बहुत मोहलतें दी, वासा को, जुडिशल कमीशन जो वाटर का है उसको, एनवायरनमेंट को बथेरे इन्होंने जो है नोटिस दिए, उनको बहुत बार कहा कि इस पे अमल दरामद करा लें, लेकिन नहीं। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि पहले सर्विस स्टेशन जो थे वो प्रॉपर एक अच्छे फ्यूल स्टेशन पे होते थे। अब वो अच्छे फ्यूल स्टेशन जो है ना वो एसओपी से ख्याल करते हैं, लेकिन जब ये गली मोहल्लों में खुलना शुरू हो गया ना और दुकानों के अंदर उन्होंने लगा दिए सेटअप, सारे सिस्टम बना दिए, घरों के बाहर पता नहीं क्या क्या होना शुरू हो गया, तब हाई कोर्ट ने फिर कहा कि अब नहीं, अब तो इस पर पाबंदी है, अब आप नया सर्विस स्टेशन नहीं लगा सकते और जो लगे हुए हैं उनको 100% रिसाइकलिंग प्लांट लगाने पड़ेंगे। ये पॉसिबल नहीं अब होगा। और खुदारा रहम करें, लाहौर शहर को कराची ना बनाएं पानी के हवाले से, आप रहम करें। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें हर रोज धोना, हर हफ्ते धोना जरूरी नहीं है। हम तो साफ करवाते हैं गाड़ी, किसी से पैसे देके, चलो उसकी मदद भी हो जाती है, और वो सिर्फ गीले कपड़े से उसको साफ करते हैं, और महीने में कभी एक दफा धुलवाना होता है या मैक्सिमम 2 दफा, वो भी रिसाइकलिंग प्लांट वाले इंश्योर करते हैं जहाँ पे पानी का रिसाइकलिंग प्लांट लगाओ। अदरवाइज किसी गली मोहल्ले से गाड़ी नहीं धुलवाते। अदरवाइज अगर आपने अब इस चीजों पे अमल दरामद ना किया तो 6 लाख रुपए जुर्माना हुआ। हर सर्विस स्टेशन पे जाकर चेकिंग की जाएगी, जिसके पास रिसाइकलिंग सिस्टम नहीं होगा जी उसके खिलाफ कार्रवाई ना। सर्विस स्टेशन के हवाले से मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ ये खबर पढ़ के, और इस पे मैं जितनी भी तनकीद करूँ वो कम है। वो तनकीद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सर्विस स्टेशन के एसओपीज़ जो है ना वो क्या होने चाहिए, जो दुर्रे नायाब ने भी बात की है कि भाई सर्विस स्टेशन हमेशा उसके एसओपीज़ जो हैं वो ये है कि गली मोहल्ले में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कोई पेट्रोल पंप से हट के आपने कोई सर्विस स्टेशन बनाना है तो वो ये बिलाशुबा स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए। आप किसी रोड पे भी जाएं, आपको दुकान नहीं बना सर्विस स्टेशन, सर्विस लेन पे 4 है, और कुछ ऐसे सर्विस स्टेशन है, यकीन जाने, मैं ये ईद के हवाले से बात कर रहा हूँ कि गाड़ी धुलवाने के घर से मैं गया तो 2-3 मैंने सर्विस स्टेशन देखे कि मैं देख के मेरी हंसी निकल गई कि ये सर्विस स्टेशन है, और वो कह रहे हैं सर आए गाड़ी लगाएं। मैं देख रहा हूँ यार छोटी छोटी दुकानें वहाँ सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। पहले तो इनके एसओपीज बनने चाहिए कि इनको खुलने ही ना दिया जाए, या अगर उनके पास अच्छी जगह फिर गए। दूसरी मैं ये बड़ा हैरान हो रहा हूँ, क्योंकि मैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के हवाले से मैं बात करूँ, मुझे अच्छे से याद है कि जब कोर्ट ने डिसीजन लिया था तो तब शहर के तमाम सर्विस स्टेशन बंद कर दिए गए थे, सील कर दिए गए थे। सिर्फ उनको अलाउ किया गया जिन्होंने रिसाइकलिंग यूनिट्स लगाए, रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाए, उनको खुलने की इजाजत दी गई। मुझे अच्छे से याद है, उसके अलावा कोई सर्विस स्टेशन जो है वो नहीं खुला। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि 3525 की इंस्पेक्शन की है और उसमें से 2557 जो है उनको वार्निंग दी गई है कि आपके पास तो रिसाइकलिंग प्लांट ही नहीं है। मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये सर्विस स्टेशन कहाँ से आया कि इन्होंने उस वक्त अगर लगाए थे तो क्या इन्होंने खत्म कर दिए? हालांकि ये खुद जो है, ये जो सर्विस स्टेशन होते हैं उनके लिए फायदेमंद है। अगर वो 5 लाख 6 लाख लगा रहे हैं तो वही पानी जो वो जाया कर रहे थे वही रिसाइकिल होकर उनके पास आ रहा है, और इसमें उनका भी फायदा है कि उनको जो पानी का बिल आता था, बिजली जो मोटर चलती थी, ऑब्वियसली पानी उसी से आना है, तो वो सारी चीजें रिसाइकिल होके भाई माहौल दोस्त भी थे ये प्लांट्स,
ठीक है, और उसके बाद पानी का भी ज़या नहीं होता था। तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि अगर उस वक्त इन्होंने प्लांट लगाए थे तो बंद क्यों कर दिए गए? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि लाहौर में कोई ऐसा सर्विस स्टेशन नहीं रहा था जिसके पास रिसाइकलिंग प्लांट नहीं था और वो ओपन है। जो ओपन थे उनके पास थे। अब ये कहां से आ गए, मैं बहुत हैरान हो रहा हूं। तो और उसमें सिर्फ मुझे अच्छे से याद है, उसमें सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें जिला इंतजामिया भी इन्वॉल्व थी, LDA भी, वासा भी, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम लोग इन्वॉल्व थे क्योंकि वो हर टाउन में इंस्पेक्शन कर रहे थे। अब ये दोबारा कहां से आ गए? ये 2557 सर्विस स्टेशन कहां से आ गए जो SOPs पर अमल नहीं कर रहे? ये ना हम फॉलो अप नहीं लेते हैं और एक बड़ी कार्रवाई की और जो हमने ईद पे डिस्कस किया था कि तजावुज़ात जो है वो दोबारा से आना शुरू हो गई, रेडियो दोबारा रोड पे आना शुरू हो गई। कार्रवाई करती रहना चाहिए, टाइम पीरियड एक रखना चाहिए जिसके बाद इसका फॉलो अप आप लेते रहे। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सरकारी अस्पतालों की निजकारी का अमल तेज किया जा रहा है। म्यूनिसिपल अस्पताल का शोबा पैथोलॉजी जिसको निजी शोबे के हवाले करने का फैसला किया गया है। कल भी ये खबर डिस्कस की, इस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। मकसद अस्पतालों में बेहतरी लेकर आना है, मकसद पेशेंट केयर है, मरीजों को सहूलियात मिलना, अद्वियात का स्टॉक मौजूद होना, टेस्ट जो महंगे तरीन हैं वो सस्ते हो जाएं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है अगर अस्पतालों के मामला बेहतर हो जाएं। वो हॉस्पिटल शहर का बहुत बड़ा कदीम हॉस्पिटल है जहां पर रोजाना हजारों की तादाद में लोग जाते हैं। शोबा पैथोलॉजी जो है अगर इसको निजी शोबे के हवाले कर देते हैं, दूर ना आप नहीं तो क्या सरकार से ज्यादा इख्तियार होता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर के पास, या सरकार से ज्यादा वसाइल किसी प्राइवेट सेक्टर के पास? अच्छा, नो डाउट आप अपनी बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में ये मामला बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। भाई वो पैसे भी बहुत लेते हैं, ठीक है। आप क्या समझती हैं कि हमें वहाँ पे जाके फ्री इलाज की जो कह रहे हैं कि जी बहुत सस्ता इलाज मिलेगा, क्या वो हुकूमत की मदद से अपने वो वापस जो रिचार्ज बहुत अच्छे तरीके से पैसे नहीं लेंगे? वो लेंगे, आपको सब्सिडाइज करके बहुत सारी चीजों पे इलाज मुआवजा अच्छा मिलेगा। यानी गरीब के लिए फिर भी सुकून नहीं। हुकूमत की सोच है कि वो किसी और गोले से आए, वो किसी और तरह से, ठीक बात कर रहे हैं ना। अब मसला ये है कि अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर आगे की तरफ जाना और इन चीज़ों को देखना। मैं एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ 2-3 दिन पहले, ये जनरल हॉस्पिटल, ठीक है। उनके MS साहब बता रहे थे कि जी हमारे पिछले साल जो पेशेंट्स हमारे पास आए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और जो बजट हमें पिछले साल दिया गया वो 500 रुपये पर हेड पेशेंट के तौर पर आता है। तो कहते हैं कि उनको नहीं पता मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं किसी दोस्त के साथ गया हुआ था, तो उनको बता रहे थे, कहते हैं अब देखें 500 रुपये के हिसाब से मैं अगर जनरल हॉस्पिटल में एक पेशेंट ट्रीट करूँ मैं क्या करूँगा, क्या करें? बिल्कुल। फिर उन्होंने गिनवाना शुरू किया कि प्राइवेट लोगों की मदद से, जो मुखैर हजरात उनकी मदद से कौन कौन से काम कराए गए और कौन से कराने जा रहे हैं। अब एक MS का अगर विजन है, उसको पता है कि मैंने कौन से काम कराने हैं, कौन से कराने जा रहा हूँ, और 500 रुपये पर हेड आपको उसको देते तकलीफ हो रही है, ठीक, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर को यही 5000 पर हेड देने को तैयार हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि वो बड़ा अच्छा कॉस्मेटिक करेगा, बड़े अच्छे तरीके से उनके खूबसूरत ड्रेसिंग वाला सारा स्टाफ होगा, बड़ा अच्छा जबरदस्त होगा, चाय पानी पूछी जाएगी पेशेंट को। भाई ये सर्विसेज जो है वो किसी मुफ्त तरीके से नहीं दे रहे प्राइवेट सेक्टर। तो आप अभी हम ये ब्रेक में बात कर रहे थे कि प्राइवेट स्कूल जिस तरह से ट्रीट करता है बच्चों को, क्या वो मुफ्त में करता है? इतनी फीसेस लेता है। और यही जो प्राइवेट आपके हॉस्पिटल्स के केयर टेकर्स आएंगे तो ये क्या उन्हीं पैसों में कर देंगे, 500 रुपये पर हेड में ट्रीट कर देंगे जो अब सरकार दे रही है। इसी तरह तमाम अस्पतालों का डाटा निकालें आप, एक पेशेंट के इव्ज हुकूमत दे क्या रही है? कहीं पे 300 पर हेड निकलेगा, कहीं पे 500 पर हेड निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होते होते हालत ये हो जाएगी। मसाइल है उनके बहुत सारे, मसाइल वहीं खड़े रह जाएंगे। आप एक पुरानी देग में जो एक नया पकवान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल वही है, मसले वही हैं। यानी अस्पताल का एक हिस्सा सरकार के अंडर चलेगा, एक शोबा निजी शोबे मिक्स मैच कर रहे हैं ना चलेगा। आप करना क्या चाह रहे हैं? और आप ये पैथोलॉजी वाला तो ऐसा जबरदस्त किस्म का काम है, इसमें तो कमाई के इतने मामलात हैं। आपको पता है कि अस्पतालों में जब डॉक्टर्स आपको बाहर रेफर करते हैं तो वो बाहर वाले भी कमाते हैं और वो कमीशन भी देते हैं, इसमें इतना मार्जिन होता है। आप एक शोबा करने जा रहे हैं, लेकिन आप बताएं कि क्या मेडिसिन, सर्जरी, दीगर मामलात में आप वहां पे कुछ लेके जा रहे हैं? आप उन ऑपरेशन थिएटर्स की हालत को बेहतर करने जा रहे हैं जहां पे दिन में कई सैकड़ों छोटे बड़े ऑपरेशंस होते हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो देने जा रहे हैं? आप पैरामेडिकल स्टाफ की जो सहूलियत देने की बातें की जा रही हैं,
डॉक्टर को सर्विस स्ट्रक्चर देने की जो बातें की जाती हैं, डॉक्टर्स को बाकायदा एक पे रोल की तरफ लाया जाना है, मुझे तो लगता है कि कुछ ये शोबे अगर करना शुरू किए इन्होंने प्राइवेटाइज, तो इनके अपने अस्पतालों के मामलात ही डिस्टर्ब होकर रह जाएंगे। डॉक्टर्स एहतजाज पे आ रहे हैं, आपके पैरामेडिक्स नहीं, देख लें, ये भी करके देख लें, लेकिन अल्टीमेट इसका कोई बहुत ज्यादा खातिर खा रिजल्ट नहीं निकलना, क्योंकि आपने एक पहले भी पिछली गवर्नमेंट ने एक सेटअप चलाने की कोशिश की थी जिसमें उन्होंने हेल्थ कार्ड लॉन्च किया था। हेल्थ कार्ड में इंश्योरेंस कंपनी के जरिए अरबों रुपए दिए गए, अरबों रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए गए, तो उससे आपने क्या रिजल्ट निकाला? अब ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, अब क्या ये काम करने से, लेट्स सपोज आपने एक शोबा निजी शोबे के हवाले कर भी दिया, तो क्या हुकूमत बरी जिम्मा हो जाएगी कि फॉलो अप लेती रहेगी? हुकूमत की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, चेक एंड बैलेंस रखेगी? हुकूमत से भी क्लैरिकल पॉइंट पे चली जाएगी। ठीक है, वो फंड्स उधर से आ रहे होंगे, डिमांड इधर से वो फंड जारी कर रहे होंगे, उधर से बस आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, लेकिन जो आप जो इम्बैलेंस सिस्टम अंदर आप लॉन्च करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट वाले जहां पे सहूलियत का फुकदान होगा, जब वो इन प्राइवेट सेक्टर के डिपार्टमेंट्स को देखेंगे, पैथोलॉजी को देखेंगे, दीगर शोबा जात में, तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी? वहां पे डॉक्टरों की, पेशेंट उनके आने वालों के ना बैठने की कुर्सियां होंगी, ना बेंच होंगे, ना एसी चल रहे होंगे। भाई ये सिस्टम तो एक आर्जी सिस्टम है, और वो भी आटे में नमक के बराबर बेहतरी का सिस्टम है। और जाहिर बात है, एक टाइम के लिए, एक मुद्दत के लिए आप वो कॉन्ट्रैक्ट टाइप कुछ करेंगे, उसके बाद उसका कौन जिम्मेदार होगा, पता नहीं फिर क्या होने वाला। देखिए, हमारे वतन अजीज में इस वक्त जितनी सियासी जमातें हैं, वो तमाम सियासी जमातें बरसर इक़्तिदार रही हैं। किसी एक भी सियासी जमात के दौर में हमारे सरकारी शोबाजात, मैं सिर्फ हेल्थ, मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम शोबाजात की बात कर रहा हूँ, कोई एक शोबा भी जो है, मैं ये नहीं कहता कि 0% भी नहीं रहा, थोड़ी सी बेहतरी जरूर आई है, देखे ना, ग्रो करता है लेकिन ये चीज के जी पिछले साल से बेहतर हुआ हो, वो चीज जो है वो हमें नहीं दिखी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं या ठेकों पर जाते हैं, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। ओ भाई, क्यों बेहतर हो जाना चाहिए? क्यों? क्या जो प्राइवेट शोबे में लोग बैठे हुए हैं, क्या उनके दिमाग ज्यादा तेज है? क्या उनके पास ज्यादा सहूलतें हैं? क्या उनके पास आप सरकार से ज्यादा बजट है? एक्सपीरियंस ज्यादा है? क्या उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है? क्या उनके पास स्टाफ ज्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माजरत के साथ मैं अब आपको ना एक हकीकत पर मबनी बात बताता हूँ। रिसेंटली अरबों रुपया जो है वो हॉस्पिटल्स को मिला है दवाइयों की मद में, ठीक है। अब मैं फिर वो दोबारा बात करना चाहता हूं कि सरकार क्यों कामयाब नहीं होती, सरकार को कामयाब क्यों कौन नहीं होने देता? ब्यूरोक्रेट्स, आपकी ब्यूरोक्रेसी वो कामयाब नहीं होने देती। उसकी बड़ी वजह जो है, मैं यहाँ पर आपको एक हकीकत बताने लगा हूँ ना, जो कि कुछ दिन पहले जो है मेरे सामने आई, जो कि मुझे सरकार के एक बहुत अहम और मोतबर शख्सियत ने खुद बताई। उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने ये पूछा, मैंने कहा ये हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे, चाहे वो स्पेशलाइज्ड है या प्राइमरी है या देही मराकज़ है, क्यों नहीं बेहतर हो रहे? उन्होंने बताया, भाई आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी और उसको कोई पूछ भी नहीं सकता। आपकी ब्यूरोक्रेसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो क्या रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल बीट मैं भी करता रहा हूँ, धुरे भाई जो है ये भी ब्यूरोक्रेसी करते रहे, इनको पता है कि जब भी कोई गली मोहल्ला बनता है MP MNA का कट होता है, ये सबको पता है। Exactly. 30%, 33%, 32%। हम बड़ा तनकीद करते थे कि यार ये क्या तरीका, आप लोगों का, आप अपना कट क्यों रखते हैं? वो चीज जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी में आ गई है। वो चीज अब ब्यूरोक्रेसी में आ गई है कि अभी जो रिसेंटली अरबों रुपया अद्वियात की मद में दिए गए हैं आपके हेल्थ के शोबे को, उसमें पता क्या हुआ है? जराए का ये कहना है कि उसमें अद्वियात के पैसे पता कैसे जारी हुए हैं? हेल्थ के एक बहुत जिम्मेदार अहम ऑफिसर ने 15% अपना रख के फिर वो बजट आगे दिया है अद्वियात खरीदने के लिए। ये हालात होंगे जहां पे हालात ये हैं, वहां पर फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि शोबा जो है ना, कि शोबे की बेहतरी के लिए, शोबे की बेहतरी पता कैसे होती है? शोबे की बेहतरी ऐसी होती है कि अगर मैं बैठा हुआ हूं ना शोबे में और मैंने कोई मेडिसिन लेनी है, तो मैं अपना वॉलेट निकालूंगा, उसमें से पैसे निकाल के कहूंगा यार ये मेरी मेडिसिन मुझे ला दें। इस तरह बेहतरी होती है। इस तरह नहीं होती कि जी अच्छा सरकार के पैसे आए हैं, यार ये मेरा हिस्सा तो रखो ना, तो आपकी ठीक है। अब ये क्या तजुर्बा करके देख लें। ऐसे आप मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं, ऐसे आप इदारों को बेहतर करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और किया भी उस अस्पताल पे जा रहे हैं जहां पर, और हुकूमत को पता है, आप सर पकड़ के बैठ जाए, हुकूमत को पता है कि ये हो रहा है, और वो यानी फिर अगर आंखें बंद करके बैठे साये तले अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर तो जाहिर बात है जिम्मेदार आप भी खुद हुए।
अब देखिए जी, इसके नताइज क्या आते हैं जो आप मुख्तलिफ अस्पतालों में एक आधा शोबा करेंगे प्राइवेटाइज, तो उससे देखिए जी रिजल्ट क्या आता है। ये तो अब टाइम बताएगा। ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर है, मैं तो यही कहूंगी जी, मौसमियाती तब्दीलियों के खौफनाक असरात, एक के बाद एक कीमती जानवर की मौत होने लगी है चिड़ियाघर में। और अभी मैं गुज़िश्ता दिनों देख रही थी कि ईद के दिनों में रिकॉर्ड रश रहा, और खबर ये भी थी कि ईद के 2 दिन अच्छे खासे पैसे कमाए गए। वो 300 वाला टिकट, फिर ईद के दूसरे दिन जाके उसमें कुछ कीमत में कमी की गई। हालात ये है कि यहाँ जिसका जो दिल कर रहा है वो किए जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ हिस्सा वो शाम घर शायद प्राइवेटाइज किया गया, ठेके पे दिया गया, और अच्छे खासे आप वहां से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जानवरों की हिफाजत के लिए आप क्या कर रहे हैं? दुरेन आया। अच्छा, मैं सीनियर मिनिस्टर का एक बयान सुन रहा था ईद के मौके पे, आपने बात की, जब हमने हाईलाइट किया, मीडिया ने, हमने भी किया, बहुत सारे लोगों ने किया, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वो आप बहुत कलेक्टिव टिकट्स ले लेते हैं ना, आपने एक ही 2-3 इवेंट्स की टिकट ले ली होंगी, तो वो आपको इसलिए बहुत ज्यादा लग रहा होगा। भाई ये एक अजीब मंतक थी। बात तो ये है ही नहीं है। बात ये है कि अगर पिछले साल में चिड़ियाघर आया और मैंने चिड़ियाघर को से 200 या 500 रुपए में इंजॉय कर लिया, तो आज मैं अगर 1000 रुपए में इंजॉय करूँ, भाई वाई 1000 रुपए में ऐसी कौन सी आपने फैसिलिटीज ऐड कर दी हैं कि अब इतना ज्यादा बढ़ गया है। जानवर तो ना होने के बराबर है, जानवर ना होने के बराबर है। और वही चीजें जो अब हम देखते के थक चुके हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब वो बच्चे आगे आ गए हैं, वो भी थक रहे हैं, आप नए जानवरों को एडअप क्या कर रहे हैं? हमने इतनी पिटीशन आप नए जानवरों की बात कर रहे हैं, जो जानवर हैं वो उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। हमने पिटीशन का आगाज किया सिटी 42 ने, और हमने पिटीशन साइन कराई, पूरे शहर के लोगों ने उस पर ऑनलाइन पार्टिसिपेशन की, लोगों ने लेटर्स लिखे, लोगों के बच्चों ने हमें लेटर्स लिखे कि नए हाथी आने चाहिए, शेर, घोड़ा, ज़ेब्रा आने चाहिए, नए जानवर आने चाहिए। कहाँ पे गए जानवर? और वो फंड्स आपके कहाँ गए? अब निगरान सेटअप में जू सफारी अपग्रेड हुआ, आपने बाद में जाके फीते काट के वहां पे तख्तियां लगा के वहां पे आपने शाबाश हासिल कर ली। आपने कहा जी हमने बड़ा जबरदस्त कर दिया है। वो काम तो पिछले चलो कर लिया। आप लाहौर चिड़ियाघर में भी निगरान सेटअप के दौरान उसकी रिहेबिलिटेशन हुई, उसकी पार्किंग नहीं बनी, उसकी एंट्रेंस नहीं बनी, उसके अंदर सिस्टम नया बना, उसके बहुत सारी विसिनिटी को अंदर सेट किया गया। अब उसके अंदर जानवर लाने हैं भाई। अब मुझे ये बताएं कि इससे ज्यादा अब बच्चे जो है ना वो फैसिनेट करते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते हुए, नेशनल ज्योग्राफिक को देखते हुए, एनिमल के शो देखते हुए। और मेरा ख्याल है कि अब हम लोग भी इस एज पे पहुंच गए कि हम लोग भी बहुत एनिमल लवर है। इमरान तो बहुत ज्यादा एनिमल पेट्स लवर है, इसका तो मुझे पता है, ये तो बहुत जुनून की हद तक। और इसी तरह जब अब बच्चे जो है ना बड़े सेंसिटिव है, उनको जब ये खबरें होती है ना कि आज बारहसिंगा मर गया, आज हिरन मर गया, आज इलाज ना से शेर के बच्चे मर गए, वो बड़े दिल पे लेते हैं ये चीजें। और अभी तो गर्मी का सीजन, अभी तो गर्मी का स्टार्ट हुआ है, आपके पास सेंसिटिव जानवर हैं सारे, आपके पास चीजें हैं, आपने उनको ठंडा रखने के माहौल प्रोवाइड करने के इंतजाम करने कहाँ किए हैं। फिर नए जानवर तो बहुत दूर की बात, ये पुराने जानवर को संभालने तो बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। अच्छा, इनके पास डॉक्टर परमानेंट 24 घंटे अवेलेबल होता है ना चिड़ियाघर में, तो उसके बावजूद इस तरह से एक के बाद एक जानवर की हलाकत। अच्छा, चिड़ियाघर इमरान, आप इसके सवाल से मैं बता दूं, चिड़ियाघर को चिड़ियाघर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इमरान बड़ा इंटरेस्ट लेता है। मैंने कहा इससे आज मैं ये सवाल करूंगा, मेरे ध्यान में आया। पहले आपको पहले ये बता दूं कि दुरेनियाब ने जो बात कही कि जो सिटी 42 ने पिटीशन जो है वो रखी लोगों के सामने और लोगों ने साइन कराया, तब की बात है। तब श्रीलंका ने, चूंकि तब मैं ये बीट कर रहा था, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज कि श्रीलंका ने, जब हमारी सूजी मरी उसके बाद श्रीलंका ने इस कैंपेन के बाद लाहौर को, पाकिस्तान को नहीं, लाहौर को एक हाथी का पेयर जो है वो देने का ऐलान किया और कहा कि हम रेडी हैं, आप जब चाहें इसको इंपोर्ट करवा लें। लेकिन हमारे माजरत के साथ इदारों की बात नहीं कर रहा, इदारों के ऊपर जो नाअहल लोग बैठे हुए हैं वो इंपोर्ट नहीं करा सके। पूरी दुनिया में जू में हर किस्म का जानवर होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जू में आप चले जाएं, आपको बच्चों को दिखाने के लिए कोई चीज नहीं फिक्री है। वक्त कम है, इंशाल्लाह जरूर इस पे प्रॉपर एक प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। दौरे हाजिर डिजिटल दौर है, और डिजिटल दौर में पैसे कमाना हर कोई कहता है बहुत आसान है, बट स्टिल लोग परेशान हैं प्लेटफॉर्म का इंतखाब करने में, टाइम का इंतखाब करने में। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, हर किसी का डिफरेंट तरीकेकार है। समटाइम लोग किसी के एक्सपीरियंस को देखकर उससे इंप्रेस होकर काम शुरू तो कर लेते हैं, बट एक बंदा आपको बहुत कामयाब नजर आ रहा है और आप उस तरह से अपना कारोबार जो है वो रन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जो कि अगर आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जेब में पैसे कम हैं
बट आप स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो सजेशंस भी आपके लिए हम जरूर और गाइडलाइंस भी जरूर आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको करना क्या है। डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट साकिब अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। बेतहाशा प्रोग्राम हम कर चुके हैं, बहुत सारे सजेशन, बट स्टिल लोगों का सवाल ये है कि कैसे पैसे कमाएं, कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जिससे हम अर्निंग ज्यादा कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है ऐसा? देखिए, लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये देखना होगा कि अब ये चॉइस नहीं रही कि डिजिटल किसी बिजनेस को करना एक चॉइस नहीं रही, ये एक मजबूरी। अब कोई भी बिजनेस है पाकिस्तान में अगर वो ऑनलाइन नहीं है या उसकी प्रेजेंस नहीं है तो इट मीन्स वो 10 साल पीछे बेसिकली वो धूम ही नहीं मचती ना उसकी, वो आपको कहीं मेन स्ट्रीम पे नजर ही नहीं आता है। तो इसका ये मतलब है कि डिमांड है, राइट। सो अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास कहें जी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो आप वो स्किल सीख लें और इन बिजनेसेस को सर्विसेज दे दें। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं हम क्लाइंट कहाँ फाइंड करें, क्या करें? मैं कहता हूँ आप अपने गली मोहल्ले में जाएं, गली मोहल्ले में हर डॉक्टर बैठा है, हर करियाना स्टोर बैठा है, हर प्रॉपर्टी डीलर बैठा है। आप उनको कहें मैं आपके लिए लीड्स जनरेट करता हूँ डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, मैं आपकी कंसल्टेशन बुक करता हूँ, आप 30% मुझे दीजिएगा, 70% आप दीजिए। डॉक्टर्स पूरी दुनिया में इस वक्त अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बहुत सारे डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं और हमें रियलाइज हो रहा है कि उनको बिल्कुल पता नहीं है, वो यही समझ रहे हैं कि अगर हम इस इलाके के हैं तो हमें इस इलाके के लोग ही आएंगे। ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर आप रियल स्टेट एजेंट है, डेंटिस्ट है, कुछ भी है, ब्यूटी पार्लर्स हैं, मतलब यू नेम इट, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स क्लाइंट। एंड वो क्लाइंट अब ये नहीं है कि आप बाहर खड़े होंगे और कहेंगे कि आए, आपको मार्केटिंग करनी है। और मार्केटिंग कैसे करनी है? सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 8 से 9 करोड़ लोग हैं जो सोशल मीडिया डेली यूज करते हैं, डेली इतनी आवाम है। तो ऑब्वियसली उन लोगों को कैसे टारगेट करना है, और ऐसे लोग जो कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा लाइव। अगर जो लोग समझते हैं कि कैसे हमें फाइंड होगा कि मुझे ये चीज़ पसंद है, अब ये फ़ोन है आपके पास, मैंने फ़ोन पे कोई प्रोडक्ट अपने घर में बैठकर बोली और मैंने फ़ोन अपने पास रखा हुआ है, तो इस फोन ने मेरे वो कीवर्ड सुन लिए। yes. अब इस ये होता है exactly. आपने घर बात किया बेडशीट्स ठीक कर देना, बेडशीट्स प्लीज। अब बेडशीट्स ठीक हुई हैं तो बेडशीट्स का कीवर्ड मोबाइल ने सुन लिया, आपने मोबाइल सोशल मीडिया ऑन किया, बेडशीट्स के एड्स नजर आ रहे हैं। तो जो बेडशीट्स बेचता है उसको पता है अब ये बेडशीट्स की बात कर रहे हैं, अब वो उस चीज को टारगेट करते हैं। तो इसी तरह से ये पाकिस्तान की बात है। अब पाकिस्तान आप उठा लें पूरी दुनिया के टॉप 10 जीडीपी कंट्रीज, आप देख लें कि सबसे जो ज्यादा ग्रोइंग कंट्रीज हैं वो कौन से हैं? लग्जमबर्ग सबसे ग्रो कर रहा है इस वक्त, फिनलैंड सबसे खुश लोग हैं, राइट। अमेरिका की कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे आप एग्जांपल ले लें, टेक्सास की एग्जांपल ले लें, लॉस एंजलिस ले लें। लॉस एंजलिस में 6 करोड़ लोग रहते हैं, तो आप अमेरिका को टारगेट ना करें, आप लॉस एंजलिस के लोगों को टारगेट करें। सबसे अमीर लोग कैलिफोर्निया में रहते हैं, आप वहां पे उन लोगों को टारगेट करें पाकिस्तान में बैठकर। और कैसे टारगेट करें कि सोशल मीडिया के थ्रू अपने स्किल्स को बेचें, ये तब जब आपके पास पैसे नहीं। अब आपके मैं क्या स्किल सीखूं? स्किल्स बेतहाशा स्किल है। अब ये जो यहाँ वीडियो बना रहे हैं ये भी बहुत बड़ा स्किल है वीडियो एडिटर्स का। एवरीवन रिक्वायर अ वीडियो। अब वीडियो का दौर है, कंटेंट का दौर नहीं है, रील्स का दौर है। वीडियो एडिटर है तो वो तो उसकी तो बहुत पूरी दुनिया में मांग है। वीडियो एडिटिंग, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए चीजों को आसान बना सकते हैं। एआई का दौर है। ई कॉमर्स जैसे मैंने कहा कि आप ऑनलाइन हर चीज बेच सकते हैं। यू नेम इट, मैं आपको 100 चीजें गिनवा दूंगा, लेकिन वो फिर लोग कहेंगे मैं क्या करूं 100 चीजों में से। अच्छा, अब एक ये चीज है, क्या उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है स्किल की? तो आपने बात की वो लोग ऑब्वियसली जो कम पढ़े लिखे हैं, मैं बहुत ज्यादा लोगों को ऐसे जानती हूँ जिनकी एजुकेशन इतनी है नहीं, बट वो बड़े कामयाबी से अपना काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा मंथली उनकी इनकम है। सो उनके लिए कोई सजेशन अगर आप देना चाहें? मैं थोड़ा सा इस सजेशन से पहले मैं पिछले दिनों स्टैट्स एचईसी के ये देना चाहूंगा। एचईसी ने कहा जिन्होंने डिग्री की है और मास्टर्स किया है वो 80% लोग फारिग बैठे हैं, और जिन्होंने स्किल्स सीखे हैं डिग्री के बगैर वो 90% लोग हैं जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं। दिस इज हाउ 80% लोग वहां फारिग हैं और स्किल सीख के 90% लोग जो है वो काम कर रहे हैं।
अब ये सजेशन कि जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मलक रियाज साहब पढ़े लिखे नहीं है, मैं कि बिजनेस माइंडसेट जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप अलीम बले को देख लें, उसको पता है कि रेडी कहाँ लगानी है, क्योंकि यहाँ पे रश आता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की ऐसी कैपेसिटी है कि यहाँ पे इन लोगों को ये चीज़ पसंद है। तो मकसद है कि बिजनेस माइंडसेट बनाना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस सिखाते हैं या बिजनेस की बात करते हैं। आपके दोस्त ही ऐसे होंगे जो कि हमेशा ये बात कर रहे हैं कि तनकीद कर रहे हैं गवर्नमेंट पे, हमेशा ये बात कर रहे हैं कि मुल्क पे तनकीद कर रहे हैं। ऐसे दोस्त बनाएं जो बिजनेस की बात करें, जो इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो ऑलवेज लर्निंग की बात करें, जो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें। आप अक्सर देखते हैं कि जो काम किसी को दिया जाता है वो पर्सनैलिटी की बेस पे दिया जाता है, और पर्सनैलिटी तब बनती है जब कोई नहीं देख रहा होता। ये नहीं है कि घर कुछ बाहर कुछ। तो सबसे पहले तो ये है कि माइंडसेट बनाना है। ये जो भी कामयाब लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़े ये कि आपको अपने माइंडसेट के साथ फोकस्ड अप्रोच। बिल्कुल। अच्छा, अब ऐसा भी है कि कुछ अगर हम देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो लोग काम कर रहे हैं, एकदम से पीक आता है, फिर एकदम से वो बैठ जाता है काम उनका, तो लोग वहां पे भी घबरा जाते हैं, उसमें क्या करना है? देखिए कौन सा ऐसा ये हार्ट बीट ही है बेसिकली, कौन सी ऐसी चीज है जो सीधी चलती रहती है? कोई भी इस दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो सीधी चलती है, नीचे ऊपर ऐसी ही चलती है। हर चीज ऐसे चलती है, हमारी बॉडी भी ऐसे चलती है, हमारा दिल भी ऐसे चलता है, ऊपर नीचे, दैट्स हाउ इट इज। कोई भी ओवरनाइट सक्सेस है ही नहीं। किसी भी कामयाब इंसान की सक्सेस देखनी है तो आप ये नहीं देखेंगे ये एक दिन में कामयाब हुआ। अगर तो फिर कामयाब है तो वो तो फिर विरासत में ले लिया कि वालिदैन के पैसे थे तो आपने ले लिया, तो वो कामयाबी चला। असल में जो अपना सेल्फ मेड है वो आपको जीरो से ही शुरू करना है, वो आपने आज शुरू करना है। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। साइमन सिनेक की एक बड़ी जबरदस्त बुक है जिसमें उसने हजारों लोगों से इंटरव्यू किया जो सक्सेसफुल थे, कि वो क्यों सक्सेसफुल हुए और बाकी लोग क्यों सक्सेसफुल ना हुए, जो एक ही क्लास में बैठते थे और एक ही तरह सीखते थे। तो उसमें 3 चीजें बताई गई कि उनमें कामयाब लोगों में कंसिस्टेंसी थी, उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। डिस्ट्रैक्ट बड़े होते हैं कि आज आपने कहा कि ये जी ये कर लें, दूसरे ने कहा ये कर ले, डिस्ट्रैक्ट हो। तीसरा ये कि फोकस्ड अप्रोच बड़ी है, कि लगे रहे कि मैं फोकस से अब काम कर रहा हूँ। हमारा ये मोबाइल जो है ये सबसे ज्यादा अच्छा भी चीज है, लेकिन बुराई भी इसमें है कि जब भी मैसेज आता है तो आप फौरन से सब छोड़कर मैसेज देखते हैं, तो आप फोकस्ड नहीं है। तो ये कि ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और आपने फोकस्ड अप्रोच के साथ एक मैसेज आपको 60 से 90 मिनट्स आपके फोकस अप्रोच को डाइवर्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही दिस इज हाउ इट शुड बी। अब कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका आपको इंतखाब करना है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इनमें से अब लोग सिलेक्शन करने में भी ना, कुछ लोग कहते हैं टिकटॉक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो एज ए सोशल मीडिया एक्सपर्ट आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में 3 प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में इस वक्त बिजनेस के लिहाज से, सर्विसेज के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त हैं। तो फेसबुक ऑब्वियसली, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त पूरी दुनिया जिसको यूज़ कर रही है। तो अगर ये 3 प्लेटफॉर्म्स पे आपको बेचना आ गया तो इट्स सोशल कॉमर्स का दौर है, जिसमें इस वक्त बिलियंस ऑफ लोग हैं। पाकिस्तान में तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन बिलियंस ऑफ लोग हैं। 8 अरब की आबादी है और 6 अरब 6.2 बिलियन लोग हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे। तो मतलब आपके पास इतनी बड़ी दुकान है, ये वो द वर्ल्ड इज योर मार्केट प्लेस। पाकिस्तान अब मार्केट प्लेस नहीं है, द वर्ल्ड इज योर मार्केट। बिल्कुल। सो आपके पास ऑप्शंस बेतहाशा हैं, आप घर बैठ के भी खाना बना सकते हैं, अच्छा तो आप वो भी अपने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच सकते हैं। बट अब इसमें ना एक वो नकालों से होशियार रहने वाला बड़ा एलिमेंट होता है, तो उसके लिए क्या करना है? देखिए हर जगह में अच्छे बुरे लोग होते हैं और हर फील्ड में होते हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कंपनी की होनी चाहिए। आप फिजिकल अगर कहीं बैठे हुए हैं तो वो भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपके बिजनेस फेलियर में भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है कि अगर आपने कहीं पर भी कुछ अच्छा बड़ा सिस्टम चल रहा है, 1-2 जगह पर आपका काम खराब हुआ तो बस आप उस लिस्ट में चले गए कि अब आप पे कोई नहीं ट्रस्ट कर रहा। देखिए नेगेटिव रिव्यूज, नेगेटिव कमेंट्स ये सारे तो आएंगे, तो उससे आपने घबराना नहीं है। बेसिकली अगर एक नेगेटिव आता है तो आपने 30-40 पॉजिटिव रिव्यूज भी लिए हुए,
30-40 लोग खुश भी हैं। स्टैट्स ये कहते हैं कि कोई भी बिजनेस कामयाब जब होता है तो 100 में से अगर 60 लोग आपसे खुश और सेटिस्फाइड हैं तो योर बिजनेस इज सक्सेसफुल। तो आपने हर किसी को खुश नहीं करना, आपने 100 में से 100 लोगों को खुश नहीं करना, 100 में से 60% लोग अगर सेटिस्फाइड, देन योर बिजनेस विल कंटिन्यू रनिंग, बिकॉज वही आपके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर्स बन चुके। तो अगर तो आप ये फिक्र करेंगे कि एग्जिस्टिंग लोगों की ना फिक्र करेंगे और नए लोगों की फिक्र करेंगे तो फिर ऑब्वियसली यू विल नॉट बी वर्किंग लॉन्ग टर्म। सही। तो हम बहुत सारे व्लॉगर्स को देखते हैं अपनी जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ भी जो है वो, इवन टिकटॉक पे बहुत सारे लोग यही कुछ कर रहे होते हैं। कंटेंट जो है ना वो कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल ही नहीं है, बट लोग उन्हें देख रहे हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं? आई थिंक मैं उनका कसूर कहता ही नहीं हूँ, उनका कसूर है ही नहीं, ये कसूर है देखने वालों का। ये जो देख रहे हैं बेसिकली वो देख रहे हैं तो ये बना रहे हैं ना, लोगों को ये चीज़ पसंद है। इमेजिन करें कि जर्मनी में लोग सर्च कर रहे हैं कि मैं अपने स्टार्टअप्स छोटे छोटे कैसे क्रिएट करूं गूगल पे, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, कभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, गूगल पे क्या सर्च करते हैं, पिछले साल क्या सर्च किया और क्या क्या स्कैंडल्स को सर्च किया, दिस इज व्हाट पीपल आर सर्चिंग। तो ये लोग हैं, तो ये माइंडसेट लोगों का चेंज होना है, ना कि ये हर वक्त ही कि जी अच्छा मैंने पिज्जा खा लिया आज मेरी पता नहीं क्या है, हम क्या करें। बिल्कुल सही बात है। बट अब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास जो भी हुनर है, घरेलू खवातीन है तो बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको स्टिचिंग आती है आप बहुत अच्छा काम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, मेकअप आता है, इवन आप कुछ सजेशन घरदारी के हवाले से भी देना चाहती हैं तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। इंतखाब आपका अपना है, टाइम निकालें और बस लगे रहें तो इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। गर्मियों का स्टार्ट हो गया, प्रोग्राम के स्टार्ट में यहाँ से गुफ्तगू की थी और अब हमारा ये लास्ट सेगमेंट है प्रोग्राम का जो कि बहुत अहम है। सब लोगों को बहुत बड़ा इशू रहता है जी, उन तमाम लोगों के लिए, हमारी इवन यूनिवर्सिटी जो लड़कियाँ जाती हैं, जो लोग ऑफिसेज जाते हैं, मर्द ख़वातीन दोनों। गर्मियों में होता क्या है कि बाइक पे जो लोग जा रहे हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी पे जा रहे हैं, जिनका हर रोज आना जाना बाइक है, एक आपके ऊपर ना वो छाई सी पड़ जाती है मुसलसल, हर रोज सुबह जाना है, फिर दोपहर में वापस आना है, स्किन के ऊपर आप एक देखते हैं कि ब्लैक सी लेयर आना शुरू हो जाती है और हर कोई कहना शुरू हो जाता है तुम्हारे रंग को क्या हो गया, तुम्हारे रंग को क्या। एक्सपोज एरिया जो होते हैं ना, आपके हाथ हो गए, पाँव हो गए, चेहरा हो गया, इनकी रंगत तब्दील हो जाती है, जिसको कहते हैं हम जी स्किन आपकी टैन होना शुरू हो गई है। अब गर्मियों में इसकी हिफाजत कैसे करनी है? कुछ लोगों को तो प्रॉपर सनबर्न हो जाता है आगे, क्योंकि प्रेडिक्शन है कि बहुत शदीद वाली गर्मी इस दफा होगी। तो घरों में रह के भी, जिन घरों में हीट ज्यादा होती है, ऊपर वाले पोर्शन में जो लोग रहते हैं, उन लोगों की स्किन जो है ना वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है, शदीद गर्मी के असरात स्किन पर नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपने स्किन की केयर कैसे करनी है, अपनी रंगत को बरकरार कैसे रखना है? वो लोग जिनका हर रोज बाहर आना जाना है, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपने कामों को जाते हैं, बहुत सारी खवातीन मैं देखती हूँ जी बाइक चलाती नजर आती हैं, अपने फेस की उन्होंने केयर कैसे करनी है? डॉक्टर कंजा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत स्किन, बड़ी तरोताज़ा स्किन। अब हमारी टीनेज जो बच्चियां, उनकी स्किन तो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो ये गर्मियों में हम देखते हैं स्किन के ऊपर ना एक काली सी छाई आ जाती है, वो पता चलता है कि आप हर रोज़ बाहर आ जा रहे हैं तो आपके स्किन के ऊपर उसके असरात नज़र आ रहे हैं। तो किस तरह से आपने स्किन की केयर करनी? जी बिल्कुल ना, ये बहुत कॉमन है और ये हमेशा मैं बात करती हूँ कि एक नेचुरल मैकेनिज्म है। जैसे ही आप धूप में निकलेंगे, यूवी रेस से आपका एक्सपोजर होगा तो आपकी स्किन में मेलानिन या ब्राउन पिगमेंट बनाना है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। ये परमानेंट होता है? ये परमानेंट हो सकता है अगर ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो। जैसे कि अगर आप 1 या 2 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए धूप में निकले हैं तो जो सन टैन आएगा उसकी ड्यूरेशन तकरीबन 6 से 7 दिन होगी। 6 से 7 दिन के बाद आप अपनी ओरिजिनल कॉम्प्लेक्शन में वापस आ जाओगे। अच्छा। लेकिन अगर ये ड्यूरेशन बढ़ जाए, जैसे कि अगर 10 दिन 15 दिन की वेकेशंस पे आप हैं या कोई ऐसे काम काज हैं आपके मुसलसल धूप का एक्सपोजर है, तो 10-15 दिन वाली धूप का एक्सपोजर आपको 2 से 3 महीने का सन टैन देगा। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर आपको मुसलसल एक्सपोजर है तो फिर आपकी स्किन का कलर परमानेंटली भी चेंज हो सकता है। हो। अच्छा, पता क्या होता है, अक्सर मैं देखती हूँ हमारे ही ऑफिस में लोग बाइक पे जो आ रहे हैं, उसके अलावा गाड़ी पे भी इवन आ रहे हैं ना, अगर आपकी गाड़ी में एसी नहीं है तो वो हीट से आते लोग ठंडे पानी के मुंह पे छींटे मारना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिस ठीक है?
जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने टेम्परेचर नॉर्मल रखना है, आपकी स्किन का टेम्परेचर नॉर्मल रखना है। जितना आप जल्दी नॉर्मल करेंगे आप हीट के असरात से बचेंगे। लेकिन सन टैन का मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। वो जैसे ही आपको सूरज का एक्सपोजर होगा, हमारी नीचे वाली स्किन की लेयर में कुछ खुले ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पिगमेंट बनाना शुरू कर देते हैं। उसका ताल्लुक हीट से बिल्कुल भी नहीं है। चूल्हे के पास जाने से मिलाजमा या छाई नहीं होती है, ये सिर्फ यूवी रेस से होती है। और यूवी रेस के सोर्सेज में सबसे बड़ा सोर्स सूरज है। और उसके बाद हमारी एलईडी लाइट्स हैं जो घरों में आजकल लगी हुई हैं, या आपकी मोबाइल की स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है, इनसे भी आपकी ब्लू लाइट निकल रही होती है जो कि बिल्कुल मिमिक करती है आपकी यूवी लाइट को। तो इनसे भी छाई, मिलाजमा, टैन हो सकता है। ये मोबाइल फोन से? जी बिल्कुल। अंदाजा करें, ये तो हर कोई ऐसे ही अपने मुंह के आगे रात भर, अक्सर मुझे रात को नींद नहीं आ रही होती तो मैं मोबाइल फोन तकरीबन कोई आधा पौना घंटा तो ऐसे फेस के सामने रहता है। और ये बड़ा नॉवल है, हमने कुछ चीज़ों को बिल्कुल नई डिजीजेस स्किन की मुतारिफ हो रही है इसकी वजह से। जैसे आजकल बहुत टेक नेक आ रहा है मेरे पास। टेक नेक का मतलब है कि 25-30 साल की उम्र में यहाँ पे लाइंस पड़ जाती हैं जो कि पहले नहीं होती थी। तो अब क्या देखें कि हम ऐसे पोस्चर में मोबाइल देखते रहते हैं लेटे लेटे, तो यहाँ पे लाइंस परमानेंट पड़ना शुरू हो गई हैं। तो उसका नाम हमने रख दिया टेक नेक, क्योंकि टेक्नोलॉजी से आई हुई नेक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं होती थी अब आपको पोस्चर के सारे मसले मसाइल कि हम ऐसे बैठ के देखते रहते हैं या हमारा इस तरह का पोस्चर होता है। फिर टैन, लोग कहते हैं कि हम घर में रहते हैं, हम क्यों सन ब्लॉक लगाएं, हमें क्यों टैन हो रहा है। तो ये टैन है आपका जो इसमें आ रही है आपके सेल फोन से जो रेज आ रही हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं कि या तो ब्लू लाइट फिल्टर लगा लें, इसमें ब्लू लाइट फिल्टर का होता है ऑप्शन, या फिर सनस्क्रीन लगाएं। स्किन केयर क्या है सन टैन की सूरत में आपकी? जी सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका सन ब्लॉक है। सन ब्लॉक अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अगर ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड सन ब्लॉक होगा, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक होगा। सन ब्लॉक इज अ मस्ट कि आपने सन ब्लॉक लगाना ही लगाना है। और अक्सर लोग कहते हैं कि एक दिन लगाया, 2 दिन लगाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमने छोड़ दिया। अच्छा, ये ऐसे नहीं है, आपको कुछ फर्क नहीं लगेगा, ये प्रिवेंटिव है। आपको ये एजिंग से बचाएगा, आपकी स्किन की प्रीमेच्योर रिंकलिंग से बचाएगा, और आपको जाहिरी बात है छाइयों से भी बचाएगा। और अगर ऑलरेडी छाइयाँ पड़ चुकी हैं या सन टैन हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट भी सन ब्लॉक से ही स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये एक पार्ट एंड पार्सल है। जैसे आप सुबह उठ के टूथ ब्रश करते हैं, इसी तरह सन ब्लॉक लगाना भी ज़रूरी है। ये नहीं देखना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, ये आपको 5 से 10 साल में पता चलेगा कि कैसे सन ब्लॉक ने आपकी स्किन को प्रोटेक्ट किया। सबसे पहला आपने अगर सन टैन से महफूज रहना है तो सबसे पहला हल इसका सन ब्लॉक है। सन ब्लॉक। तो डॉक्टर साहिबा, अब सन ब्लॉक के बाद यूनिवर्सिटी जा रही हैं बच्चियाँ, कॉलेजेस जा रही है, इवन आपके बड़े बच्चों की खूबसूरत सी स्किन होती है, सॉफ्ट सी स्किन होती है, स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं उनकी स्किन अच्छी खासी कलर चेंज हो जाता है, जिनकी प्लेग्राउंड्स वगैरह बड़ी होती है स्कूल की, उधर बड़ा हमें बच्चों में ये इशू देखने में आता है। क्या करना है? अच्छा, प्रोटेक्शन की कुछ और भी सूरतें हो सकती हैं। जैसे कि अब बच्चे अगर प्लेग्राउंड में तो पी कैप पहनेंगे, डायरेक्ट सन का एक्सपोजर नहीं होगा ऑन फेस, राइट। इसी तरह हमारे कुछ कल्चर में होता है, लोग व्हाइट एक कपड़ा रखते हैं जैसे ही बाहर निकलते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा ये विजडम है इसमें कि वाइट कलर आपकी सारी यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अगर आप, हमारे कल्चर में अम्ब्रेला का इतना कल्चर नहीं है, बाहर तो आप जाएंगे तो लोग अम्ब्रेला लेके निकलते हैं सूरज से बचने के लिए। तो अगर आप अम्ब्रेला लेके निकले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कल्चर बैरियर्स की वजह से लोग हमारे यहाँ ज़्यादा वो व्हाइट कलर का कपड़ा लेके निकलते हैं। दैट इज वेरी गुड। अच्छा, ये हमारे बड़े बूढ़ों में ये चीज बड़ी होती थी, बड़ी कॉमन, सर ढाम के, गर्मी में तो सारे, ये मेरी अपनी दादी कहती होती थी कि सर पे ना कपड़ा रख लो, बस सर ढाम के रख लो। और कुछ लोग तो गीला कपड़ा सर पे रख लेते हैं। अब क्या होता है कि उससे आपकी एवेपोरेशन हो रही है। अब एवेपोरेशन जैसे होगी तो टेम्परेचर डाउन होगा ना, आपके सर का टेम्परेचर डाउन रहेगा, तो आप बाहर के ना सिर्फ हीट स्ट्रोक से बचेंगे, सन टैन से बचेंगे। तो ये एक नेचुरल, वो सन ब्लॉक ही लगा लिया उन्होंने, लाइक प्रोटेक्शन, एक शील्ड आ गई ना आपकी स्किन और एनवायरनमेंट के दरमियान। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप प्रोटेक्शन की ये वाली सूरतें भी इख्तियार कर सकते हैं। या फिर जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा यूवी इंडेक्स वाले आवर्स होते हैं, जैसे सुबह 10 o'clock से लेके शाम 4 बजे तक यूवी इंडेक्स बहुत हाई है, तो आप कोशिश करें कि आउटडोर एक्टिविटीज़ उसमें थोड़ा कम रखें, आप बाहर ना निकलें। तो ये एक और तरीका है। डॉक्टर साहब, डिफरेंट स्किन टाइप हैं, कुछ लोगों की स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है और उन लोगों को तो प्रॉपर धूप में जाने से रैशेज हो जाते हैं, रेड पैचेस स्किन पे पड़ना शुरू हो जाते हैं, उनको क्या बिल्कुल ही धूप में नहीं निकलना? जी, अब ना ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये फोटोसेंसिटिविटी है या ये एक्जिमा है। कुछ लोग एलर्जिक हैं धूप से। पहले तो हम सन टैन की बात करते हैं जो कि हर एक में होगा, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। लेकिन कुछ लोगों को धूप से एलर्जी है, तो वो जैसे ही धूप में निकलेंगे उनकी स्किन रेड हो जाएगी, इरिटेटेड हो जाएगी, और कभी कभी उसमें से थोड़ा सा ऊज और ब्लड और ये भी निकल सकता है अगर बहुत ज़्यादा आप केयर नहीं करते हैं।
तो इन लोगों के लिए तो धूप मैं कहती हूँ बिल्कुल जहर होती है स्किन के लिए, इसलिए इसमें इनको तो बिल्कुल धूप अवॉइड करनी चाहिए एनी केस। सन ब्लॉक लगाएं ना लगाएं, लेकिन धूप में दोपहर के वक्त मत निकलें बिल्कुल भी। जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो रात के वक्त प्लान करें, शाम के वक्त या अर्ली मॉर्निंग प्लान करें। अब आप जब आप धूप में आपका एक्सपोजर है, उसके बाद आप घर जा रहे हैं, तो आपको स्किन के लिए क्या करना है? कुछ जाकर अच्छी तरह से क्लिनजिंग वगैरह कोई तरीके का जिससे आपकी स्किन अच्छी रहे? जी बिल्कुल, क्लेंजिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हर स्किन टाइप के लिए डिफरेंट मेथड होता है। और फिर आपने कितना मेकअप लगाया हुआ है, आपने स्किन के ऊपर जाने से पहले क्या अप्लाई किया था, वापस आने के पर क्लेंजिंग उसी तरह से डिफरेंट हो जाएगी। आइसिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है, लोग डायरेक्ट आइस भी अपनी स्किन पे लगाना शुरू करते हैं। डायरेक्ट आइस नहीं लगानी बिल्कुल भी, क्योंकि उससे एक और तरह का बर्न हो जाता है। अच्छा। जैसे हीट बर्न करता है, इसी तरह बहुत ठंडी चीज भी बर्न कर सकती है आपकी स्किन को। तो हमेशा एक लाइक आप कोई पॉलीथीन ग्लव ले लें, उसमें आइस रख के, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप रोज़ वाटर ले लें, उसको आप स्प्रे बॉटल में डाल के फ्रिज में रख लें और उसकी स्प्रे कर लें। दैट इज बेटर। जबरदस्त आपने ये ऑप्शन बताई है, ये तो मैं भी करूंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर अपने मेकअप रूम में ये चीज़ एक्सपीरियंस किया, बाहर से जब एंकर्स आती है ना, तो उनकी स्किन पे जब बेस लगाएं तो वो फटना शुरू हो जाती है बेस। वो बेस स्किन पे ठहरती नहीं है, क्योंकि स्किन शायद आपकी हीट बहुत ज़्यादा हो रही होती है उस टाइम। तो ये क्यों होता है? ये ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। अगर स्किन में मॉइस्चर कम हो और डिहाइड्रेटेड स्किन हो तो कुछ भी आप लगाएंगे वो ठहरेगा नहीं। तो मेरे ख्याल में इसमें पानी का बहुत इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए और स्किन केयर अच्छी होनी चाहिए। अच्छा मॉइस्चराइजर, अच्छा सनब्लॉक बहुत जरूरी है। अच्छा, अब स्किन टैन की जहाँ हम बात कर रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं कि रंग काला हो रहा है गर्मियों में। लोग, आप इसको स्किन टैन कह रही हैं, लोग तो कहने लगे ओहो गर्मी में रंग काला होना शुरू हो गया, तो इसको तो कोई रंग गोरा करने के लिए कोई ट्रीटमेंट कराना है, कोई क्रीम लगानी है। तो क्या हमें इस तरफ जाना चाहिए? इस टाइप की भी जरूरत किसी को पड़ती है? जी, जैसे अब फंक्शंस, शादियों का दौर शुरू हो गया बात है, तो क्विक फिक्सेस होते हैं हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि एक दो दिन में रंग चेंज हो जाए, हमारा फंक्शन है, इवेंट है, तो हमारे पास लेजर्स होते हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं कि आप एक दो दिन में आपका रंग बदल जाता है। लेकिन देखिए, कॉज जो है, रूट कॉज को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे ना, तो तब तक आप ट्रीट नहीं कर सकते। सही। तो सबसे पहले आपको वो देखना है। सन ब्लॉक तो लाजमो मलजूम है, आप घर में हैं, बाहर हैं, जहाँ कहीं पे भी हैं, इवन के स्टूडियो में हम बैठे हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को तो आप अपने लिए लाजमो मलजूम कर लें। अच्छा जी, क्लेंजिंग का प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है, उस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। वापस जब आएंगे तो आपको हम यहाँ पर प्रॉपर क्लेंजिंग करके दिखाएंगे कि किस तरह से आपने करनी है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो डॉक्टर कंजरा हमारे साथ मौजूद हैं और आपको हमने क्लिनजिंग का प्रॉपर तरीक़ेकार बताने हैं, और वो मैं साथ साथ चीज़ें डॉक्टर साहब से पूछती रहूँगी कि अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, तो फिर आपको किस तरह से इसका इंतखाब करना है। अमरीन को मैं कहूँगी कि जी हमें ज्वाइन करें, और क्योंकि हमने आपको प्रॉपर जो है वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। सो डॉक्टर साहबा, अमरीन हमारे साथ है। पहले तो इसकी स्किन टाइप बता दें। अमरीन, आप थोड़े से बालों को अपना पीछे कर ले, टाई कर ले, ताकि डॉक्टर साहब स्किन टाइप इसकी देख के बता दें कौन सी है, और हमने इसको फिर किस तरह से क्लेंजिंग करनी है। जी, अमरीन की स्किन बेसिकली वाइट कॉम्प्लेक्शन है और आई कैन सी कि कुछ फ्रैकलिंग है इनके, तो इनको सन डैमेज करता है, तो सन का खास ख्याल रखना है आपने, सन अवॉइडेंस करनी है। यूजुअली इनकी स्किन ड्राई लग रही है मुझे, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी इस एज में इतनी फाइन लाइंस नहीं होनी चाहिए, जो कि हमें हल्की हल्की फाइन लाइंस नजर आती हैं। फाइन लाइंस हमेशा ऐसी स्किन में आती है जो एक्सेसिवली ड्राई होती है, तो अर्ली एज में थोड़ा शो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इट इज़ अ ड्राई स्किन। तो हम ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग जो भी हमें क्लेंजिंग चाहिए हो, परफेक्ट क्लेंजिंग हो, वो बताएंगे आज हम अमरीन की स्किन पे। ठीक है डॉक्टर साहब, तो फिर ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग हमें कैसे क्लेंजिंग करनी है वो भी हमें। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप आए हैं ऑफिस से वापस आए हैं और आपने मेकअप भी लगाया हुआ है, तो सबसे पहले ड्राई स्किन के लिए हम ये कहते हैं कि आपका ऑयल बेस्ड क्लेंजर होना चाहिए। ऑयल बेस या जिसे आप मिल्क क्लेंजर भी कहते हैं, उसका टेक्सचर इस तरह का होता है कि क्रीमी टेक्सचर होता है। लाइक आप ये देख सकते हैं, इस तरह का क्रीम बेस्ड आपका होगा, और इससे आप पहले अच्छे से मसाज करोगे। लाइक इतनी क्वांटिटी इनफ है? इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी लेयरिंग कितनी है। ठीक है, अगर मेकअप की बहुत ज्यादा लेंगे, अभी इन्होंने कुछ खास नहीं लगाया हुआ, जस्ट टिंट है और लिपस्टिक लगाई हुई है, तो अभी हम पूरा क्लेंस नहीं कर रहे। बस मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ कि आपने जस्ट 5 पॉइंट्स पे आपने पहले अपना क्लेंजर लगा लेना है, इतना हल्का हल्का, और फिर उसको रब करना है अपवर्ड्स मोशन में, राइट।
अच्छा, इसका भी मैंने डिफरेंट लोगों का तरीकेकार देखा है। अक्सर लोग तो ये करते हैं और ये बिल्कुल नहीं, जेंटल। वो स्किन के अंदर ही मुझे लगता है मेकअप चला जाएगा। बहुत जेंटल, स्किन बहुत जेंटल है और लिविंग ऑर्गन है, ठीक है, तो इसका ख्याल रखिए, इसको बहुत सारी चीजें बुरी भी लग जाती हैं, तो इसलिए ख्याल से बिल्कुल हल्का हल्का। आई वाला पोर्शन बिल्कुल आप छोड़ेंगे? हाँ, आई को भी करते हैं, आई को भी ऐसे, ठीक है, हल्का से जेंटली, जस्ट जेंटली, राइट, और ऐसे बस लगा के आपने हल्का सा मसाज करना है ताकि वो इवनली स्प्रेड हो जाए। इसका ये मकसद नहीं है कि इसे हमने स्किन के अंदर भेजना है, हमने जस्ट इसको स्प्रेड करना है। बाकी ऑयल ने क्या करना है कि आपके मेकअप को खुद ही से उखाड़ देना है सारा, और उसके बाद फिर आपने इसको प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए। 30 सेकेंड्स इनफ है, बहुत ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं है इसको बिल्कुल भी, क्योंकि हमने मेकअप रिमूव करना है, ठीक है, इसको हमें मेकअप रिमूव के लिए यूज कर रहे हैं। तो आपने बस इसको वाइप कर लेना है, आपके पास कॉटन पैड्स होते हैं उससे वाइप कर लें, वो ज्यादा या आपके पास, हाँ जी, थोड़ा सा वेट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, स्किन को और अच्छा लगता है कि वेट करने से वाइप्स को आपकी स्किन डैमेज नहीं होती, ठीक है। तो जब आप इस तरह से ऑयल बेस्ड क्लेंजर से आप अच्छी सी क्लेंजिंग कर चुके हो, तो उसके बाद फिर आपके पास एक फेस वॉश होना चाहिए जो कि बिल्कुल जेंटल हो, और आजकल फेस वॉश आए हुए हैं सिलिकॉन ब्रश के साथ। जब मेरे पास टाइम कम होते तो मैं मिल्क बेस्ड क्लेंजर वाला स्टेप बिल्कुल वो कर देती हूँ, मिस कर देती हूँ, और मैं जस्ट अपना ये सिलिकॉन ब्रश वाला। डॉक्टर प्लीज ये दिखा दें कैमरे में क्लोज करके गुलजार साहब, क्योंकि ये जबरदस्त, मैंने अभी ऐसे फेस वॉश नहीं देखे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम जरूर अपने व्यूअर्स को दिखा दें कि अगर आप ये वाला, इससे ज्यादा फायदा है इसका, ज्यादा फायदा कि इसमें क्या है कि जब आपने मेकअप लगाया हुआ है और आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप बहुत थके हुए हैं, तो अब इसको मैं प्रेस करूंगी ना तो इसका फोम बाहर आ जाएगा, राइट। तो और इसके साथ ब्रश है तो ये आपके मेकअप को भी उतार देगा और आपके पोर्स भी क्लेंस कर देगा। तो अमरीन मैं आपके ऊपर लगाऊंगी हल्का सा, फिर हम इसे वाइप कर देंगे लाइक दिस, सर्कुलर मोशन में आपने जस्ट इसको करते जाना है। तो ये आपका फेस वॉश भी है, ये आपका क्लेंजर भी है, एवरीथिंग इसमें आपका, और इसमें सिलिकॉन है विच इज नॉट हार्श फॉर योर स्किन, बहुत इजीली। फिर इसको प्रेस करें, सॉफ्ट है ब्रश, लगता नहीं रहा स्किन पे, वेरी सॉफ्ट सिलिकॉन ब्रश होता है, ठीक है, और ये बिल्कुल भी अच्छा लगा। तो इसको ऐसी सर्कुलर मोशन में आपने ऑल अराउंड आईज के ऊपर भी और एवरीवेयर, आईज के ऊपर मैं अभी नहीं कर रही क्योंकि इसमें इनके आईज में ना चला जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने 2 मिनट्स के लिए आप इसको करें हर जगह, और फिर उसके बाद अपना सिंपल रिंस कर लें, हाँ जी, फेस वॉश कर लें प्लेन वाटर से। तो आप देखेंगे कि ये देखें कुछ भी था इस सिलिकॉन ब्रश के ऊपर आ जाएगा, जी बिल्कुल। तो जो चीज़ बहुत ख्याल रखने वाली है वो ये है कि इसको आपने इसी क्लेंजिंग का प्रॉपर इसको वॉश करना है, प्रॉपर वॉश करना है, अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फिर इसके कैप को ऊपर लगा के आपने रख है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारी सिंपल कर देती है मेरी रूटीन को आफ्टर सच अ लॉन्ग डे, जब आप बहुत थके हुए भी हैं और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, तो आप इजीली, अब चूंकि अब हम रिंस नहीं कर रहे तो आप इसको रिमूव कर देते हैं ताकि स्किन, पानी लगा लिया हमने इसको। डॉक्टर साहब इसके बाद आपने स्किन पे क्या लगाना है? इसके बाद आपने मॉइस्चराइजर आपके पास कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर होना चाहिए जिसमें सेरामाइड्स हो, ग्लिसरीन हो और नाइसिनामाइड हो। तो आप देखेंगे कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतनी यंग स्किन पे ना रेटिनॉल की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, आपने जस्ट मॉइस्चराइजर लगाना है और बस दैट्स इट। आपकी स्किन सारी रात बहुत अच्छा ब्रीथ करती रहेगी और रिजुविनेट होती रहेगी। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब अब पानी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और पानी का रोल क्या है खूबसूरत स्किन के लिए? क्योंकि हमें तो गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि स्किन सबसे ज्यादा हमारी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिल्कुल, पानी देखिए, पानी 7 to 8 ग्लासेस ही है, इससे ज्यादा पानी पीने का फायदा भी नहीं है क्योंकि वो एक्सक्रीट हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है। तो अब खासतौर पर फूड ऐसा लें, जैसे अल्लाह ताला ने जो इस मौसम में जो फल आएंगे, तरबूज आएगा, उसमें 95% वाटर है। तो अब वाटर कंटेनिंग फूड लें जिसमें, और वो इस तरह से होता है कि वो फाइबर के साथ मिक्स होता है। ठीक है। तो जब आप फाइबर के साथ पूरा तरबूज खा रहे हैं तो वो रिटेन रहता है वाटर, और अब खाली पानी नहीं वो एक्सक्रीट हो जाता है वैसे। तो इसलिए वाटर कंटेंट वाले फूड लेना, फल लेना, वो ज्यादा फायदेमंद है बजाय कि आप 3 लीटर पानी पिए। चलें जी, ये तो आपको डॉक्टर साहब ने सजेशन दी। डॉक्टर साहब अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी स्किन ना, ये जैसे अभी अमरीन की हल्की हल्की वेट है, मॉइस्चराइजर कोई भी लगाना है तो आपने वेट स्किन पे अप्लाई करना है, ऐसे ही। तो बिल्कुल ड्राई स्किन नहीं आपने करनी, टॉवल से टिश्यू से हम देखकर रगड़ के स्किन साफ कर रहे हैं, टच ना करें स्किन को, ठीक है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि वुजू के बाद भी कहते हैं कि डोंट
डोंट टच योर स्किन, इसको ऐसे ही ड्राई होने दें। तो वो बिल्कुल बेस्ट आपका है कि आपने फेस वॉश करने के बाद भी डोंट टच योर स्किन विद टिश्यू पेपर और टॉवल। कोई भी चीज इतनी क्लीन नहीं है कि आपकी स्किन को क्लीन करे, चाहे वो आपका पर्सनल टॉवल ही है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी वो पड़ा तो हुआ है ना, उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया उसमें भी हैं, तो अपनी स्किन को टच ना करें, बस उसे लेट इट ड्राई, और बिल्कुल हल्की सी जब वेट हो तो उसके ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। एक बड़ा आम रुझान देखने में आता है, आप बाहर कहीं जा रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, तो लोग ये करते हैं, ये करते हैं, और वो प्रॉपर आपकी स्किन के लिए रैशेज हो जाते हैं। ये आम तासुर है, मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने कपड़ों से ही स्वेटिंग, पसीना साफ कर रहे होते हैं। नुकसानदेह है, बहुत बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। एक तो उस वक्त जब ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, आपकी स्वेटिंग हो रही है, स्किन ऑलरेडी इरिटेट हुई हुई है, और उसको हल्का सा रब चाहिए बस रैश होने के लिए, तो आपने बिल्कुल रब नहीं करना। ये बहुत अच्छा, जैसे आपने बताया कि ठंडे पानी से छींटे मार लें, या उसको बिल्कुल इरिटेट ना करें, स्किन को रब ना करें, फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठंडे पानी उसको बस उसका टेम्परेचर कूल डाउन कर दे। सही जी, तो ये आप लोगों के लिए सजेशन है। क्लिनजिंग का प्रॉपर तरीकेकार क्या है वो भी हमने आपको बता दिया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, और आपको हम बुलाते रहेंगे क्योंकि स्किन वाला टॉपिक गर्मियों में बहुत अहम है, लोग टाइम टू टाइम जो है ना इस पे चाहते हैं। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम सेंसिटिव स्किन पे, जिनके स्किन पे पिंपल्स वगैरह हैं, उनको क्या केयर करनी है जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सो नाज़रीन, हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमने अपने अगले सेगमेंट्स की तरफ आना है जी। सेगमेंट्स का सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। ऑब्वियसली जिनकी बर्थडे मुझे पता है जी वो इंतजार कर रहे होते हैं, तो आज बर्थडे लिस्ट की तरफ आने से पहले स्पेशल बर्थडे हम विश करने जा रहे हैं जी सिटी 42 के, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के, सिटी 42 के नहीं बल्कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जी टेलर मास्टर हैं अदनान भट्टी साहब, जिनकी आज सालगिरह है। आप हमारी स्क्रीन पर, चाहे वो 24 है, चाहे मेरा अपना शो है, अक्सर आप जो वार्डरोब देखते हैं उसमें अदनान साहब का बड़ा रोल होता है। सो अदनान को हम सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से, सिटी 10 की टीम की जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपकी बर्थडे को भी ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। अगर आपकी कल सालगिरह है, हमें पिक्चर्स भिजवा दें, नाम के साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आज सालगिरह है आयशा सज्जाद की, मलिक सज्जाद वसीम की, इफ्तिखार हुसैन की, सैयद सिकंदर की। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, बताएंगे आपको आज के भाव। फिर यहाँ हमारी रिपोर्टर इस वक्त बाहर मौजूद है ओपन मार्केट में, रेट लिस्ट उनके पास है, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। इस वक्त मैं सब्जी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पे सब्जियों की कीमतों में इजाफे और जायद नरखों पे फरोख्त का सिलसिला जारी है। सरकारी रेट पर जो है वो अमल दरामद जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। दुकानदार जो है वो मनमानी कीमतों पर सब्जियाँ फरोख्त कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों के रेट मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे सब्ज मसाला जात के हवाले से। प्याज की सरकारी कीमत 40 रुपये, ओपन मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 55 रुपये, ओपन मार्केट में 70 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 290 रुपये, ओपन मार्केट में 350, जबकि अदरक की सरकारी कीमत 400 रुपये है और ओपन मार्केट में
450 तक फरोख्त किया जा रहा है। ऐसे अगर बात करें मौसमी सब्जियों के हवाले से तो मटर की सरकारी कीमत 100 रुपये है, ओपन मार्केट में 150 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। करेले की सरकारी कीमत 115, ओपन मार्केट में 145 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। भिंडी की सरकारी कीमत 200 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 250 में फरोख्त की जा रही है। बैंगन की सरकारी कीमत 55 रुपये, ओपन मार्केट में 70 रुपये में फरोख्त हो रही है। इसी तरह अरवी की सरकारी कीमत 170 है, जबकि ओपन मार्केट में 230 में फरोख्त किए जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी सफेदपोश तबका खासा परेशान है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में जहां सब्जी खरीद कर 2 वक्त की रोटी पूरी करते थे, वहीं जहां पे सरकारी नरखों पे अमल दरामद नामुमकिन हो चुका है, तो महंगे दामों जो है वो सब्जियां खरीदने में मजबूर है। उनकी इंतजामिया से यही दरख्वास्त है कि ओपन मार्केट में जो है प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें ताकि सरकारी नरखों के मुताबिक शहरियों को सब्जियां मिल सकें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थी। हमें आपने बता दिया जी रेट लिस्ट आज की क्या है। आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी। जिनकी कल बर्थडे है वो हमें अपना नाम और पिक्चर भिजवा दे, कल के प्रोग्राम में शामिल हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।